हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये कहानी वीरपुर नामक एक गांव में रह रहे बंसी की है। बंसी गांव में अपनी बीवी कुसुम और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहता है। उसका गांव में एक ढाबा होता है जिसका नाम शुद्ध वैष्णव ढाबा होता है। उस ढाबे में केवल शुद्ध शाकाहारी खाना ही मिलता है। अरे वाह, ये पूरी और सब्जी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। इसमें तो लहसुन और प्याज भी नहीं है। अरे पूरे गांव में हर ढाबे से भी कमाल का है ये ढाबा, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध और शाकाहारी खाना मिलता है। सच में बंसी, तुम्हारी माँ का वैष्णो देवी में भक्ति देखकर हर कोई तुमसे प्रेरित हो जाता है। तुम एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हो। धन्यवाद भाई साहब। ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म मसाला पापड़ और ये आपके लिए ठंडी ठंडी मसाला छाछ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इसकी तो महक ही इतनी मस्त है, तो इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। तुम तो कमाल के हो बंसी। अरे हो भी क्यों ना। अरे बंसी के हाथों में स्वयं माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद है। बंसी दिन रात खूब मेहनत करता है। वो सुबह शाम अपने ढाबे में रखे छोटे से मंदिर में माँ वैष्णो की पूजा आराधना भी करता है और फिर खाना बनाता है। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। क्या बात है कुसुम, हमारे मुन्ना ने इस बार तो बड़े अच्छे नंबर लाए हैं परीक्षा में। वाह मुन्ना वाह, यूं ही मेहनत करते रहो और हमारा नाम रोशन करो। जी आप थक गए होंगे ना, जाइए हाथ मुंह धो लीजिए। मैं जल्दी से सब्जी गरम करके गर्मा गर्म फुलके बना देती हूँ। नहीं कुसुम, तुम आराम करो, मैं आज फुलके बनाता हूँ। नहीं नहीं जी, आप क्यों? अरे कुसुम, माना कि हम पति लोग बाहर से काम करके आते हैं, लेकिन तुम गृहिणियों के पास तो हमसे भी ज्यादा काम होते हैं और तुम लगातार किसी मशीन की तरह मुस्कुराकर काम करती रहती हो ना। कभी मुझे भी तुम्हारा काम करने का मौका दे दिया करो। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद इतने अच्छे पति होने के लिए। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप मेरे जीवन में हो। बंसी कुसुम के हिस्से का काम करके उसे आराम दे देता है। एक दिन गांव में एक नथु आदमी आता है और वो वहां पर अपना ढाबा खोलता है। लेकिन कुछ दिनों तक उसके ढाबे पर ग्राहक ना आने पर वो अब बंसी से खूब जलने लगता है। माना कि मेरी किस्मत फूटी है, इसलिए मैं जिस भी गांव में जाकर ढाबा खोलता हूं वहां मेरा ढाबा चलता ही नहीं है। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हिसाब से नहीं चलने दूंगा। हाँ, इस बार मेरी किस्मत मेरे हिसाब से चलेगी। जब से आया हूं देख रहा हूं कि ये बंसी ढाबे वाला पूरे गांव में किसी हीरो की तरह मशहूर हो गया है। बस बहुत हुआ, मेरे इस रास्ते के पत्थर को मैं हटा कर ही रहूंगा। बंसी, अब तेरा शुद्ध वैष्णो ढाबा बंद पड़ने वाला है, तैयार रहे तू। नथु एक दोपहर चुपके से बंसी के ढाबे में जाता है और वो उसके बनाए हर एक पकवान में लहसुन और प्याज के टुकड़े मिला देता है। बहुत उड़ता है ना तू शुद्ध शाकाहारी खाना बेचने पर। अब देख, जब ये शुद्ध वैष्णो ढाबा ही अशुद्ध हो जाएगा तब तुझे ना चाहते हुए भी अपने ढाबे को बंद करना ही पड़ेगा। बाद में जब ग्राहक वो सारा खाना खाने आते हैं तभी वो सब खाने में लहसुन और प्याज देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे बंसी ये क्या, इस दाल में तो प्याज और लहसुन मिला हुआ है। इतना बड़ा धोखा। अरे शुद्ध शाकाहारी खाने के नाम के नीचे तुम हमें ये अशुद्ध लहसुन प्याज से मिला हुआ ये खाना खिला रहे हो। तुमने ये बहुत गलत किया है बंसी। आज तुमने हमारे साथ ये किया है, कल को दूसरों के साथ भी ऐसा ही करोगे। ये कैसे हो सकता है? ये मैंने नहीं किया है। मेरा विश्वास कीजिए, सच में ये सब मैंने नहीं किया है। अरे बस बंद करो अब अपना ये नाटक। अरे गांव के सभी लोग तुम पर आंख बंद करके भरोसा करके तुम्हारे ढाबे पर बिना लहसुन प्याज का खाना खाने आते हैं, लेकिन तुम उनके भरोसे को इस प्रकार गलत फायदा उठाते हो। छी, लानत है तुम पर बंसी। अरे मैं तो कहता हूं बाकी गांव वालों को भी इस बंसी की असलियत बताई जाए ताकि ये दूसरों के साथ ऐसा गलत ना करे। हाँ, इसका ढाबा बंद ही करवाना होगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे ये सच्चा होता तो इसके ढाबे पर ये लहसुन प्याज रखता ही नहीं। अगर तुमने इसमें नहीं मिलाया तो इस खाने में लहसुन प्याज किसने मिलाया है? फिर लहसुन प्याज अपने आप चलकर आया है क्या इसमें? कुछ भी बकवास करते हो।
बंसी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब कैसे हुआ। गांव वाले उसे खूब सुनाते हैं और उससे उसका ढाबा बंद करवाने लगते हैं। बंसी इन सब के बाद बहुत टूट जाता है। मुन्ना की बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आप ऐसी कोई घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। पता नहीं कैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है माता रानी। हे माँ वैष्णो, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आप तो जानती हो ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। खाने में लहसुन प्याज मिलाना क्या, मैं तो मिलाने के बारे में नींद में भी नहीं सोच सकता। मैंने और हम सब ने बचपन से आज तक लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाया है। वैष्णो माँ पर भरोसा रखिए मुन्ना के बाबूजी, आपके साथ अन्याय हुआ है। माँ आपको न्याय दिलाकर ही रहेंगी। उनकी भक्ति और उनकी शक्ति पर भरोसा रखिए। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। आप जानते हैं ना कि आप बेकसूर हैं। फिर आपको घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंसी और कुसुम माँ वैष्णो से प्रार्थना करते हैं। वहीं नथु के ढाबे पर अब ग्राहकों का आना जाना थोड़ा बढ़ जाता है, जिनसे उसे बहुत खुशी महसूस होती है। मेरा मकसद पूरा हुआ, जो मैंने चाहता था वही हुआ। अब धीरे धीरे मेरा ढाबा इस गांव का सबसे मशहूर ढाबा बन जाएगा। लेकिन माता रानी अपने भक्त के साथ अन्याय होते कैसे देख पाती? वो स्वयं धरती पर अवतरित होकर नथु के पास जाती है और साक्षात माँ वैष्णो को देख नथु के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत उनके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाता है। माता रानी आप? हाँ, मैंने देखा किस प्रकार तुमने मेरे परम भक्त बंसी के साथ गलत किया है। माता रानी वो अब तुम्हें जाकर सभी गांव वालों के पास अपने बुरे कर्म के बारे में बताना होगा। कैसे तुमने बंसी के साथ अन्याय किया। अगर तुमने ये नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे भक्तों को ठेस पहुंचाने वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं माता रानी, मैं जाकर सबको मेरे गुनाह के बारे में बता दूंगा। आप मुझे सजा मत देना। मैं सब कुछ बताऊंगा सबको। नथु अब गांव वालों को जाकर सारी सच्चाई बताता है, जिसके बाद सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं और नथु को बहुत मारते हैं। नथु, तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया है। अरे क्या मिला तुझे ये सब करके? अगर तुझे अपने ढाबे की तरक्की करानी थी तो खुद के बलबूते मेहनत करता, भगवान से प्रार्थना करता। लेकिन नहीं, दूसरे की सफलता में बाधा डालकर खुद सफल होना, यही तो गलती कर देते हैं हर कोई, जो कि सरासर गलत है। तुम जैसे बुरे लोग बुरा काम करते समय ये भूल जाते हो कि तुम्हें देखने वाला ऊपर बैठा है। वो जब क्रोधित हो जाते हैं तब बुराई का सर्वनाश तो तय है। इस नालायक आदमी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है बंसी। ये इस गांव में बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। हाँ, निकल जाओ हमारे गांव से। इस गांव में तुम जैसे पापी लोगों की कोई जगह नहीं है। गांव वाले नथु को गांव से बाहर निकाल देते हैं और नथु को उसके किए की सजा मिल जाती है। वहीं बंसी अपना शुद्ध वैष्णो ढाबा फिर से खोलता है और अपने ढाबे पर खूब मेहनत करके पहले से कहीं ज्यादा सफल होता है। कनकपुर नामक एक गांव में बिंदिया अपनी मां सुनंदा और अपाहिज पिता जयंत लाल के साथ रहती है। पिता के अपाहिज होने के कारण बिंदिया और उसकी मां दोनों गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं, जिसमें वो रोजाना तरह तरह के पकवान बनाकर बेचा करते हैं। पूरे गांव में बिंदिया और सुनंदा का ये ढाबा काफी प्रसिद्ध होता है। ये लीजिए काका जी, आपकी मसाला भिंडी और घी वाली रोटियां, और काकी जी आपकी पाव भाजी मक्खन मार के। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इस खाने की खुशबू ही इतनी मजेदार आ रही है, तो सोचो ये स्वाद में कितना बढ़िया होगा। मैं तो अपने आप को रोक नहीं सकता। अब तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है इसे खाने से। तो खा लो, आपको किसी ने नहीं रोका है भाई साहब। सुनंदा बहन, तुम्हारे ढाबे के खाने में ना जाने कौन सा जादुई मसाला डालती हो तुम। सच में इसे खाकर तो मन ही नहीं भरता, ऐसा लगता है और खाऊं और खाऊं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बिंदिया बेटी, काकी जी को सलाद तो दे दो और काका के लिए जल्दी से मसाला पापड़ बनाओ। जी माँ। दोनों माँ बेटी एक साथ मिलकर दिन रात मेहनत करते और ढाबे को संभालते हैं। बिंदिया ढाबे के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही होती है और साथ ही वो सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम अपने पिता की देखरेख करने के लिए कुछ देर के लिए घर भी जाया करती है। बाबूजी,
चलिए उठिए, अब आपकी दवाई लेने का समय हो गया है। जल्दी से ये दवाई ले लीजिए। ये खाना खाने के पहले ली जाने वाली दवाई है। इसे खा लो, फिर मैं आपको ना खाना देती हूँ गरम करके। आज आपकी पसंद का लिट्टी चोखा बनाया है। अरे वाह बिंदिया बिटिया, सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूं जो मुझे इतनी अच्छी बेटी और बीवी मिली। तुम दोनों जिस तरह घर को, मुझको और बाकी सारी चीजों को संभालती हो, वो काबिल तारीफ है। मुझे माफ कर दो बिटिया रानी, ये सब मेरे अपाहिज होने के कारण ही हो रहा है। तुम्हें ढाबा, पढ़ाई, घर और मुझे न जाने कितनी सारी चीजें संभालनी पड़ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी, और आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैं किसी पराये की देखरेख कर रही हूँ क्या? आप तो मेरे बाबूजी हो, मेरे भगवान हो। आपकी सेवा करूंगी तभी तो मुझे मेवा मिलेगा। पगली कहीं की। बिंदिया जयंतलाल को दवाई देती है और फिर अपने पिता संग खाना खाती है। बिंदिया कुछ दिनों बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और तभी सुनंदा और जयंतलाल उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। सुनंदा, अब हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। मेरा दोस्त नित्यम लाल है, उसका बेटा और बिंदिया एक ही उम्र के हैं। क्यों ना हम दोनों उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दें। मैं नित्यम लाल से बात करूंगा। ठीक है बिंदिया के बाबूजी, आप बात कर लीजिए नित्यम लाल भाई साहब से। वैसे भी हमारी बिंदिया हमारे फैसले से इनकार नहीं करेगी, वो हमारे लाए हुए रिश्ते में ही मंजूर हो जाएगी। हाँ सुनंदा। एक दिन जब सुनंदा और बिंदिया दोनों ढाबे पर काम कर रहे होते हैं, तभी वहां पर दो गुंडे आते हैं। अरे ओ जाने मन, आज तुम्हारे हाथ से खाना खाने का मन है, चलो खिलाओ ना अपने इन मुलायम कोमल हाथों से। ये क्या बदतमीजी है? बात करना है तो ठीक से और तमीज से करो, वरना दफा हो जाओ हमारे ढाबे से। अप्सरा, ज्यादा सयानी मत बन, अपनी हद में रहकर बात कर, समझे तू? मेरे बॉस को अपने हाथ से खाना खिला, मेरे बॉस को तू बहुत पसंद है। अबे नालायक, भाभी कैसे? ये तेरी भाभी है? हाँ हाँ, माफ करना भाभी जी। तुम दोनों शराबी गुंडों, तुम दोनों की ऐसी की तैसी। ढंग से खाना खाना है तो खाओ, वरना चले जाओ यहाँ से। वरना क्या कर लोगी? हाँ, होने वाली सासू माँ, आपके तो मैं अपनी सासू माँ बनाकर ही रहूंगा, क्यों छोटे? हाँ हाँ बॉस। तभी ये सब उसे ढाबे पर आया हुआ सरपंच का बेटा विराज देख लेता है और वो उस दिन कुछ नहीं कहता है। वो गुंडे थोड़ा तमाशा करके चले जाते हैं। विराज को बिंदिया के ढाबे का खाना बहुत पसंद होता है, इसीलिए वो अक्सर बिंदिया के ढाबे पर खाना खाने आया करते हैं। फिर एक दिन जब वो वापस उसके ढाबे पर खाना खाने आता है, तभी वो दोनों गुंडे फिर से आते हैं और इस बार वो गुंडा बिंदिया को छेड़ने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज तो तुझे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा और तुझ संग 7 फेरे लेकर ही रहूंगा। छोड़ो मेरी बेटी को, मूर्ख आदमी। तेरी तो आज तुम दोनों गए काम से। विराज गुस्से से लाल हो जाता है और वो तुरंत उठकर उन दोनों गुंडों को जोरों से मारने लगता है और मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है, जिसके बाद वो दोनों गुंडे कान पकड़कर बिंदिया से माफी मांगते हैं। अरे माफ कर दो हमें, माफ कर दो। हाँ हाँ, हमें माफ कर दो हमें। चलो अब जाओ यहाँ से, और हाँ, आइंदा अगर इस गांव में फिर से दिखे तो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नालायक दरिंदो, दफा हो जाओ मेरे गांव से। गुंडे डरकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, जिसके बाद सुनंदा और बिंदिया दोनों विराज को धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद विराज बेटा, तुम अगर आज यहाँ नहीं होते तो वो दोनों बदमाश गुंडे मेरी बेटी को ले जा चुके होते। हाँ विराज जी, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बिंदिया, सुनंदा काकी, आप दोनों को मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार ऐसा कुछ हो तो फौरन मुझे आकर बोलना। घबराओ मत बिंदिया, मैं हूं ना। धन्यवाद। विराज अब ढाबे पर हर 2 दिन बाद आने लगता है और इसी के चलते उसे और बिंदिया दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। लेकिन जब विराज ये बात अपने पिता यानी गांव के सरपंच सुरेंद्र से कहता है, तभी तुम्हारे दिमाग ठिकाने पर है या नहीं विराज? अरे हम इस गांव के सरपंच हैं और तुम हमारे बेटे हो। तुम एक ढाबे वाली से प्यार कैसे कर सकते हो? कहां हम राज घराने में रहने वाले और कहां वो 2 कौड़ी की ढाबे वाली। पापा, आप बिंदिया के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं
और क्या फर्क पड़ता है अगर वो एक ढाबे वाली है तो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वही काफी है ना पापा? नहीं विराज, मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर तुम फिर से उस गरीब ढाबे वाली के पास गए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लेकिन पापा। मुझे कुछ लेकिन वेकिन नहीं सुनना है। सुरेंद्र की बात सुनकर विराज उससे कुछ नहीं कहता। सुरेंद्र की बीवी यानी विराज की मां मधुमती की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसे दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी एक दिन विराज चुपके से मधुमती को बिंदिया के हाथ का बना खाना खिलाता है, जिसे खाने के बाद मधुमती की तबीयत तुरंत ठीक हो जाती है और वो बोलने चालने लगती है। विराज बेटा। माँ आप ठीक हो गई? माँ आप बोलने लग गई, आप उठकर बैठ गई माँ। हाँ बेटा, मैं अब पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई दर्द कोई परेशानी हो नहीं रही है। ये सब तेरे लाए हुए खाने से हुआ है। क्या बात है मधुमती, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो काम डॉक्टर की दवाइयों ने नहीं किया वो विराज के लाए हुए खाने ने कर दिया। क्या बात है बेटा, कहाँ से लाया था वो खाना? पापा वो खाना मैंने बिंदिया के ढाबे से लाया था। माँ बिंदिया के ढाबे का खाना खाकर ठीक हुई हैं। क्या? मैं जब बीमार थी तब विराज मेरे पास आकर अपने दिल का हाल बताता था। सुरेंद्र जी, अब तो मान जाइए, बिंदिया ही हमारे विराज के लिए बनी है। मिटा दीजिए ये गरीब और अमीर का दायरा। हाँ मधुमालती, तुम सही कह रही हो। जो बिंदिया ने किया है वो कोई और नहीं कर पाया। शायद बिंदिया ही हमारे विराज के लिए सही है, और फिर हमारे बेटे की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और क्या ही हो सकता है। थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इस तरह अंत में सुरेंद्र मान जाता है और आखिरकार एक गरीब ढाबे वाली का लव मैरिज हो जाता है और वो एक अमीर घराने की बहू बन जाती है, जिसके बाद वो वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है। मधु अपनी सास सरिता, ससुर उदय और देवर विवेक के साथ गांव में रहती है। वहीं उसका पति अनिरुद्ध शहर में काम करता है, इसीलिए वो गांव छुट्टियों के दौरान ही आया करता है। मधु बहुत ही स्वादिष्ट और लज्जतदार खाना बनाती है और उसके खाने को खाकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। मधु, तुम्हारे हाथ के ये राजमा चावल तो एकदम लाजवाब बने हैं यार। मजा ही आ गया इन्हें खाकर। धन्यवाद विवेक। सच में तुम्हारे हाथ के बने खाने की बात ही कुछ और है मधु बहू। हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है जिस पर स्वयं माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। लेकिन विवेक बेटा, तुम्हें अपनी भाभी का नाम लेकर उनसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ पापा, मैं जानता हूँ वो बात, लेकिन मधु और मैं बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और भैया से ज़्यादा गहरी मधु और मेरी दोस्ती है, इसलिए मुझे इसे भाभी कहने में बड़ी हिचकिचाहट सी होती है। नाम पुकारने में जो अपनापन है वो महसूस नहीं होता। कोई बात नहीं पापा जी, विवेक मेरा देवर नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए ये अगर मुझे मेरा नाम लेकर पुकारता है ना तो उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है बहू। हाँ बहू, अगर तुम्हें ही कोई ऐतराज नहीं है तो हमें क्यों होगा। एक दिन चारों अचानक से शहर जाने का प्लान बनाते हैं। क्योंकि अनिरुद्ध का जन्मदिन होता है, ये चारों उसे सरप्राइज देने जाते हैं, लेकिन बदले में इन्हें ही सरप्राइज मिल जाता है। चारों देखते हैं कि अनिरुद्ध के शहर के फ्लैट में उसकी दूसरी बीवी और वो खुशी से उसका जन्मदिन मना रहे हैं। ये लो अनिरुद्ध, मुंह खोलो, मैंने ये केक अपने हाथों से बनाया है। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे पतिदेव। क्या कमाल का केक बनाया है तुमने रितिका। लव्ड इट यार। थैंक यू सो मच बेबी साहिबा। यू आर मोस्ट वेलकम अनिरुद्ध। अच्छा वैसे एक बात बताओ, आज के दिन तुम अपने गांव में रह रहे परिवार वालों को और स्पेशली अपनी पहली बीवी मधु को मिस कर रहे होगे ना? नॉट एट ऑल रितिका, मुझे मधु से नहीं तुमसे प्यार है, और तुम पास होती हो ना तो किसी और की याद ही नहीं आती। आई लव यू रितिका। ओह आई लव यू टू अनिरुद्ध। बस करो ये सब। अनिरुद्ध और रितिका मधु और बाकी घर वालों को वहां देख एकदम से चौंक जाते हैं। मधु का दिल बुरी तरह टूट चुका था। अनिरुद्ध, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्यों अनिरुद्ध, क्यों? अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में अनिरुद्ध? ये तूने अच्छा नहीं किया है अनिरुद्ध बेटा।
तूने दूसरी शादी कर ली? हाँ? अरे तू जानता भी है कितना बड़ा पाप किया है तूने, नालायक लड़के। आपसे ये उम्मीद नहीं थी अनिरुद्ध भैया। अरे जाओ जाओ, ज्यादा भाषण मत दो अब सब लोग। हाँ, की तो की, क्या करोगे तुम सब? मुझे अब तुम सबसे कोई वास्ता नहीं रखना। निकल जाओ यहां से। यह मेरा और मेरी बीवी रितिका का घर है। निकल जाओ। क्या तू इस मूर्ख लड़की के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि तुझे अब अपने परिवार वाले भी नहीं चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अब मेरा परिवार, मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रितिका ही है। अनिरुद्ध उन सबको अपने घर से बाहर निकाल देता है और गांव जाने के बाद सभी बहुत दुखी होते हैं, मानो उन सब के पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। लेकिन तभी मधु अपने ससुराल वालों की हिम्मत बनती है। क्या हुआ जो हमें अनिरुद्ध ने धोखा दिया? क्या हुआ अगर उसने हम सबसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए? हमारी दुनिया यही नहीं रुकेगी। मैं संभालूंगी आप सबको। आप सबको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। बहू, लेकिन बहू, तुम क्या करोगी अब? हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। अब हमारा बेटा ही पराया हो गया। बेटा पराया हो गया है, लेकिन आप दोनों की बेटी है यहाँ पर, आप दोनों का ख्याल रखने के लिए। हाँ, आज से मैं आप दोनों की बेटी हूँ। हाँ मधु बेटी, आ मेरे पास आ बेटी। मधु सरिता और उदय के गले लगती है। वो अब कुछ काम करने का तय करती है और उसके दिमाग में सबसे पहला और आखिरी विचार ढाबा खोलने का ही आता है। घर वाले भी उसके इस निर्णय में सहमति जताते हैं। मधु, तुम्हारे हाथ का लाजवाब खाना खाकर तो सारे गांव वाले तुम्हारे फैन बन जाएंगे। मधु, क्या मैं भी तुम्हारे साथ ढाबे में काम करूं? तुम्हें मदद मिल जाएगी। वैसे मुझे मदद की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें काम करने की इच्छा है तो आ सकते हो। इस तरह अब मधु और विवेक दोनों साथ में ढाबे पर काम करने लगते हैं और मधु के स्वादिष्ट पकवान खाकर सब के सब उसकी प्रशंसा करते हैं। और फिर गांव में हर तरफ मधु के ढाबे का ही बोलबाला हो जाता है। सभी उसके ढाबे पर ही खाना खाने आने लगते हैं और उसका ढाबा खूब मशहूर हो जाता है। ठंड के दिनों में ढाबे पर काम करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन मधु और विवेक दोनों हार नहीं मानते। अरे वाह वाह, क्या पनीर टिक्का बनाया है भाई। ऐसा खाना तो बहुत कम ढाबे में खाने को मिलता है, और वो ढाबे जो एकदम कमाल के हों, और तुम्हारा ढाबा उनमें से एक है मधु बहन। सच कहा, इस ढाबे के खाने जैसा खाना पूरे गांव में कहीं और नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आखिर बेटी किसकी है? हमारी बेटी का ढाबा है, गांव में नंबर 1 तो होगा ही ना। हाँ माता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मधु के सामने वाली गली में दूसरी ढाबे वाली नीला अब मधु से जलने लगती है, क्योंकि अब नीला के ढाबे पर बहुत कम लोग खाना खाने आते हैं। इस मधु की तो ऐसी की तैसी, इसके कारण मेरे ढाबे पर ग्राहक आना बंद हुए हैं। इसे तो मैं अच्छा मजा चखाऊंगी। मधु, अब तू अपना जीवन के उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे, क्योंकि जब तू ही नहीं रहेगी तब तेरा ढाबा कहाँ से रहेगा। नीला मधु के ढाबे पर फोन करके खाना मंगवाती है और वो कहती है कि केवल औरत को ही डिलीवरी करने भेजना, किसी और को नहीं। विवेक, मैं वो गली नंबर 10 में जाकर ऑर्डर डिलीवर करके आती हूँ। तुम ढाबे का ध्यान रखना। वो ग्राहक ने कहा है कि सिर्फ आप ही आना, किसी और को मत भेजना। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? अब होगी कोई बात, वो औरत अकेली रहती होगी, इसीलिए उसने ऐसा बोला होगा। लेकिन फिर भी मुझे ये बात समझ नहीं आई। खैर, तुम जाओ। मधु डिलीवरी देने जाती है, लेकिन तभी वहां पर नीला उसे उस घर में बंद कर देती है और वहां पर जहरीले गैस का धुआं फैला देती है। बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! अब तू यहीं पर मर जाएगी। और मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। नीला वहां से चली जाती है, लेकिन उसका झुमका वहीं पर गिर जाता है। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन मधु के अब तक ना लौटने के कारण विवेक काफी चिंतित हो जाता है और वो फौरन उसे ढूंढने निकल पड़ता है। गली नंबर 10 में पहुंचने पर उस घर में उसे मधु बेहोश दिखाई देती है और वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर साहब, मधु ठीक तो है ना? पेशेंट को आपने एकदम सही टाइम पर लाया अस्पताल।
अगर जरा सी भी देर होती तो इनकी जान चली जाती। लेकिन वो जहरीला गैस किसने फैलाया था वहां पर? मैं जानता हूं किसने फैलाया है। ये झुमका देखो, ये मुझे वहां मिला। विवेक, ये झुमका तो हमारे सामने वाली गली के ढाबे वाली नीला का है, जो वो रोज पहनती है। हाँ, मैं जानता हूं मधु, मैंने भी उसे इस झुमके में देखा है। विवेक पुलिस कंप्लेन करता है, जिसके बाद पुलिस नीला को गिरफ्तार करके ले जाती है और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके बाद मधु और विवेक में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और कुछ ही महीनों बाद सरिता और उदय की सहमति से विवेक और मधु की शादी कराई जाती है, जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और जीवन में एक साथ मिलकर खूब तरक्की करते हैं। एक गांव में नंदकिशोर नामक एक गरीब आदमी अपनी बेटी विद्या संग रहता है। कई सालों पहले नंदकिशोर की बीवी का देहांत हो गया। उसके बाद से नंदकिशोर ने विद्या को अकेले ही संभाला। विद्या कॉलेज में पढ़ती है, वहीं नंदकिशोर हाथ गाड़ी चलाता है और उसी के जरिए पैसे कमाता और अपने जवान बेटी का पेट पालता है। बस बस, यही रोक दो नंदकिशोर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद भाई साहब, तुम सच में एक बहुत ही अच्छी और एक नेक इंसान हो नंदकिशोर। तुम्हारी हाथ गाड़ी पर सवारी करके काफी अच्छा लगा और ढेरों बातें भी हुई। मिलेंगे फिर कभी। हाँ, जी जी जरूर भाई साहब, बिल्कुल मिलेंगे। उस दिन नंदकिशोर काफी थक चुका था, क्योंकि उसने रोज के मुताबिक उस दिन कुछ ज्यादा ही सवारी कर ली थी। इसीलिए शाम के 5 बजते ही वो जंगल में आधे रास्ते तक चलकर ही हाथ गाड़ी रोक लेता है और एक पेड़ की छाया में आराम करता है। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक शेर आता है और उस शेर की दहाड़ से नंदकिशोर की आंख खुल जाती है और लपक कर उठकर वो बैठ जाता है। शेर, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो शेर नंदकिशोर पर हमला करता है और वहीं नंदकिशोर की मौत हो जाती है, जिसके बाद विद्या बहुत अकेली पड़ जाती है। ये क्या हो गया? पहले ही मेरे पास मेरी माँ नहीं थी, अब मेरे बाबूजी भी मुझसे दूर चले गए। मैं तो अनाथ हो गई। कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे मुझे। विद्या रो रही होती है, तभी वहां पर उसका घर मालिक आकर विद्या को घर खाली करने को कहता है। विद्या के पास तो कुछ पैसे भी नहीं होते हैं, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी घर खाली ही करना पड़ता है। उसके बाद उसकी पड़ोसन रोमिला और उसकी बेटी सोनी दोनों विद्या को अपने घर में ले लेते हैं। विद्या, तुम्हें उदास या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ विद्या, तुम ये तो बिल्कुल भी मत समझना कि तुम अनाथ हो, क्योंकि माँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। आखिर तुम पड़ोसी थोड़ी हो, तुम तो हमारी अपनी ही हो। धन्यवाद रोमिला काकी। धन्यवाद सोनी। बाद में जब खाना बनाने का समय आता है, तभी रोमिला और सोनी नाटक करने लगते हैं। अरे मेरी कमर, आजकल तो कुछ ज्यादा ही दर्द कर रही है मेरी कमर, न जाने क्या हुआ है। अब खाना कौन बनाएगा माँ? घर के सारे काम कौन करेगा माँ? डॉक्टर ने तो मुझे ये सब करने से मना किया है ना। मेरे पीठ का दर्द है ना, उसी वजह से। राम जाने बेटी। ओह, आप दोनों चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं खाना बना देती हूँ और बाकी के सारे काम भी मैं ही कर देती हूँ। नहीं विद्या बेटी, तुम मत करो, अच्छा नहीं लगता। अरे रोमिला काकी, आप मुझे अपनी बेटी मानती हो ना, और सोनी अपनी बड़ी बहन, तो अपनों की मदद करने में कैसे दिक्कत। विद्या उस दिन बढ़िया से खाना बनाती है और साथ ही घर के बाकी सारे काम भी करती है। लेकिन उस दिन से अब वो रोज ही सारे काम करने लगती हैं और रोमिला और सोनी दोनों आराम फरमाने लगती हैं। माँ, अच्छा हुआ इस विद्या के बाप को चल बसा और इसे घर खाली करना पड़ा। हमें एक अच्छी खासी मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी तो मिल गई। क्या कमाल का खाना बनाती है ना ये। हाँ सोनी बेटी, वो बात तो है। चल अब शांत बैठ, अगर वो सुन लेगी ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक दिन विद्या जब गांव में एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है, तब वो उसमें जीत जाती है और उसे 2 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिलते हैं, जिसमें से 50,000 रुपए वो रोमिला और सोनी को देते हुए कहती है,
रोमिला काकी, सोनी, आप दोनों ने मुझे रहने को छत दी, मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया, इन सब के लिए दिल से धन्यवाद। मैं अब कंपटीशन में जीते हुए बाकी पैसों से अपना एक ढाबा खोलूंगी और वहाँ खाना बनाकर बेचूंगी और अकेली ही रहूंगी। क्या? लेकिन बेटी, ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम ढाबा चलाते हुए भी यहाँ रह सकती हो, कोई मनाही थोड़े न की है हमने। हाँ विद्या, नहीं नहीं, मुझे अब अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, पैसे जुटाकर एक घर खरीदना है, अब अपने सपनों को पूरा करना है मुझे, और इसके लिए मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। मैं आपसे मिलने आया करूँगी काकी। विद्या इतना कहकर अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। रोमिला और सोनी उसे रोक भी नहीं पाते। विद्या अब किराए के घर में रहने लगती है और वो बाजार में अपना एक छोटा सा ढाबा भी खोलती है, जहाँ पर दिन रात खाना बनाकर वो बेचा करती। वाह वाह वाह, इतना लाजवाब और बेहतरीन खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया भाई। आहा हा हा, मुझे थोड़ी और ये ग्रेवी दे दो और एक और रोटी दे दो। ये बटर वाली रोटी काफी स्वादिष्ट है बाई गॉड। वाकई में मानना पड़ेगा, गांव में इतने सारे ढाबे हैं, लेकिन विद्या, तुम्हारे ढाबे की बात ही कुछ और है। यहाँ के खाने का स्वाद ही एकदम अनोखा और मजेदार है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या अपने ढाबे के जरिए अब खूब तरक्की करने लगती है और कुछ ही दिनों में उसका छोटा सा ढाबा गांव भर में तेजी से मशहूर हो जाता है। वो अब कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छे से कर रही होती है। ये सब देखकर रोमिला और सोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों विद्या से काफी जलने लगते हैं। हमें ये 50,000 थमा गई और खुद रोजाना हजारों रुपए कमा रही है। नहीं, ऐसा मैं तो नहीं होने दूंगी। विद्या ने हमारे साथ गलत किया है, उसे उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे माँ? उस अनाथ विद्या का ढाबा तो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो रहा है। उस ढाबे पर ही वार करेंगे अब हम। एक वो ढाबा ही है जिसके बलबूते विद्या अपना घर चला रही है। कॉलेज की फीस भी जो है वो भर पा रही है और बाकी के खर्चे पूरे कर पा रही है। लेकिन जब वो ढाबा ही नहीं रहेगा तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। और अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद विद्या खुद ना चाहते हुए भी वो ढाबा बंद करेगी, और वो गांव वाले जो उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं वो ही इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ठीक है माँ, जो भी होगा उसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अब तो हम उस विद्या को बर्बाद करके ही रहेंगे। रोमिला रात को चुपके से विद्या के ढाबे में जाती है और सारा खाना बनाने की सामग्री में जहरीला पाउडर मिला देती है। अब जब गांव वाले जहरीली सामग्री से बना जहरीला खाना खाएंगे तब उनकी मौत हो जाएगी और फिर मिलेगी विद्या को सजा। लेकिन इस दौरान वहां घर के बाहर सोनी को कुछ गुंडे छेड़ने लगते हैं और वो काफी डर जाती है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आज तो तुझे हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे। अरे छमक छल्लो, और ज्यादा चिल्ला मत वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वहां ढाबे से लौट रही विद्या ये सब देख लेती है और वो फौरन पत्थर उठाकर गुंडों को मारती है और वो गुंडे घायल हो जाते हैं। जिसके बाद विद्या वहां पुलिस बुलाती है और पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है। उतने में रोमिला भी वहां आ जाती है और जब उसे ये पता चलता है कि विद्या ने सोनी की जान बचाई है, तभी रोमिला और सोनी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दे विद्या बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अभी अभी तेरे ढाबे की सारी सामग्री में जहरीला पाउडर मिला कर आई हूँ और तूने यहाँ पर मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे माफ कर दो विद्या, हमने हमेशा तुम्हारा बुरा ही चाहा, लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हमें प्रायश्चित करने का मौका दे दो, हमें माफ कर दो। आप दोनों ने जो किया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, ये अच्छी बात है, पर आइंदा से आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी काकी हैं। विद्या उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों सुधर जाती हैं और विद्या संग अच्छे से पेश आती हैं। और साथ ही विद्या अगली सुबह सामग्री को अच्छी सामग्री से बदल देती है और ढाबे के जरिए खूब ज्यादा तरक्की करती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।